दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आइए, आपका सबका एग्जाम वेरिएशन चैनल पर मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महेश वर्डवाल सर की जो एनसीईआरटी की सार संग्रह है, इसमें आज हम सर्वोच्च न्यायालय से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले के 3 पार्ट आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज बनती है, मात्र 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो रहती है, ठीक है। और यह सभी बंदे एग्जामों के लिए, पेट यूपी SSC पेट सहित कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, SSC 10+2, समीक्षा अधिकारी, पुलिस, PCS का प्री, सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अपनी, ठीक है। और इसे मेरा कहना यही है कि कंप्लीट वीडियो को देखें। कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। तो बहुत फैक्चुअल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए बार बार। अगर हमारी ये लास्ट क्लास 3 नहीं देखी है तो वो भी देखते आइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं यह क्लास। और यह जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इसके आर्टिकल से, इसकी शक्तियों से, इसके अपीलीकरण जो भी है, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है संसद के पास। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं पहले ही, बीच में नहीं आपको टोकूंगा। देखो, अगर वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारी सी कमेंट भी किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी नई वीडियोज पाने के लिए, क्योंकि हम पूरी तुम्हारी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्डवाल सर की करवा रहा हूँ, और अभी तक हमने बहुत सारी करवाई है। साथ ही लूसेंट को करवाऊँगा। तो ऐसी नई वीडियो साथ साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा, आइए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34, 33 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीकरण। क्या है आपका पॉइंट? दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीली अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो किसके पास ये शक्ति है? तो संसद के पास है। एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने की, क्रियाएं सुनने की, ये भी संसद के पास ही है शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आपको याद रहे, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, संसद की अनुशंसा होती है और राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटा दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत गंभीर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। याद रहे, अगर कोई रिटायरमेंट जज हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी अन्य न्यायालय में वकालत भी करने योग्य नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, PCS का एग्जाम है। इसमें होता क्या है कि यही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और ये कथन और कारण में या 1 लाइनियर क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, है ना। उसमें हम लोगों को फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ज़्यादा रिवीजन नहीं किया है तो कस के रिवीजन करिए, समय ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, ये तो क्लियर है। परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो आप याद रहे कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति कहे तो वह अपने दिल्ली की जगह पे किसी अन्य जगह पर भी किसी मामले की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो किसके अनुमोदन पे? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, याद रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवा रिटायरमेंट ही 65 वर्ष होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में क्या है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप याद रखें, उच्चतम न्यायालय में संविधान निर्वाचन संबंधित मामले 5 न्यायाधीश होनी चाहिए, ठीक है, 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है, हम लोगों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। क्या संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल जो आपका 5 है इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान होना चाहिए। जो 124 है इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 126 बोलता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के द्वारा अंतर्गत तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 128 के द्वारा सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपका आर्टिकल नंबर 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 128 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। वकालत बेशक कहीं नहीं कर सकते, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बुला लिया जाता है। 129 देखो क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आर्टिकल जो है 129 इसे उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी घोषित करता है। आर्टिकल 130 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल नंबर 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान होता है। क्या होता है, अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 137 होता है उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख करना चाहिए। वहीं पर आपका आर्टिकल 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। क्लियर। आइए आर्टिकल नंबर 143 देखते हैं प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आप लोग रट डालिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। रटने का मतलब ये नहीं बैठ के रटने बैठो, नहीं, आप बार बार जब चीज़ों को देखेंगे, बार बार बुक्स को पढ़ेंगे, बार बार वीडियोज को देखेंगे तो आपके जहन में खुद ही आ जाएगा। जैसे ही कोई आर्टिकल या कोई पॉइंट आता है सामने तो टिक लग जाता है ना, ये चीज़ें होती हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कि पूरी बुक्स के पूरा सिलेबस IAS PCS का रट लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 146 के अंतर्गत क्या कहता है, 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। रिवीजन, ये आपकी जो क्लास है ना, ये पूरा रिवीजन पर आधारित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है महेश बड़वाल सर की बुक, बहुत अच्छी होती है बुक, हमने तो कम से कम तो 10 से 12 बार पढ़ी होगी ये बुक। नेक्स्ट आइए, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। आगे देखिए अपॉइंटेड एंड ऑफ जज वगैरह वगैरह होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अभी हमने देख के आए हैं आर्टिकल नंबर 137। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट फिर देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि वीडियोज को शेयर जरूर करते रहे अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, लाइक कमेंट पर ध्यान देते रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोज मिलती रहे मेरी। पूरा मैंने आपसे ये बोला, देखो पूरा लूसेंट, पूरा महेश वर्वल सर की बुक्स और एक बाईसीटी करके जो बुक आती है उसमें 16,000 क्वेश्चन लगभग हैं, वो सारे PYQs एंड आने की संभावना वाले क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बस लेकिन आपको यही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आर्टिकल 121 कहता है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालय की अवमानना। तो न्यायालय की अवमानना क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। क्या कहता है न्यायाधीशों का प्रतिबंध? कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका भारत में किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 124 एंड क्लॉज 7 में कहा गया है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट प्यार से हम देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो को कंप्लीट जरूर करें। वीडियोज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है या बिल्ड होता है वो आप नहीं समझ सकते हैं। कई बार आपको देखना पड़ेगा ना, फिर जब मज़ा आता है वो एक अनुभूति की, आनंद की प्राप्ति होती है ना। क्या है पॉइंट? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखें, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन थे। भारत के प्रमुख दलित न्यायाधीश कौन थे? दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन थे। आप आगे देखें, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ठीक है, क्या व्यक्त की थी? गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाब और पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने क्या मतलब व्यक्त की थी धारणा? मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। ये आर्टिकल 32 में बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो क्या है? संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 134, आर्टिकल विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, अनुच्छेद 136। याद रखें, संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132 में है, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 में है, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 में है और विषय अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136 से है।
नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे संवैधानिक घोषित करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट लोकहितवाद क्या है? लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल को गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है, यही राज्य में राज्यपाल अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, याद रहे। आइए राज्यपाल को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल का मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से ली है? तो याद रखें, कनाडा से। यह कनाडा से लिया मनोनीत करने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। दोस्त बहुत अच्छे तरीके से मित्र मेरे देखते रहिएगा, वीडियो कंप्लीट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बहुत आराम से हम बोल रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है। ठीक है, क्यों दोस्त, क्या बोल रहा है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, याद रखें, जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। याद रहे, 4 प्रदेश ऐसे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, प्रोरोगेशन का आदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से सलाह करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है? तो अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपए है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है, दोबारा से भी, है ना। आइए राज्यपाल से संबंधित जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो भी आएंगे, अभी सारे कुछ बताएंगे। पहले नियुक्तियां देखें, राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियां, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं राज्य में। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल।
को राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों के उप कुलपति की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल ही करता है। ये सारे काम राज्यपाल के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, आप पूरा कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 333। आइए नेक्स्ट को देखते हैं पॉइंट। अनुच्छेद देखेंगे और प्रावधान देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो 153 बोलता है राज्यों के राज्यपाल, 154 बोलता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, और आर्टिकल 160 बोलता है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 बोलता है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, यह 163 में आता है। 161 में क्षमादान, लघुकरण, परिहार, निलंबन आता है। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों के राज्यपाल के कार्य आते हैं। आइए आर्टिकल नंबर 200 में देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति, यह भी आता है आर्टिकल 200 में। 201 में क्या आता है देखते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर फैन सब कुछ बंद करके वीडियो को शूट किया जाता है। आप लोगों से एक ही मात्र निवेदन है कि कंप्लीट वीडियो को देखा करें, अगर आपके फ़ायदा की लगे तो, अन्यथा टाइम बर्बाद न करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरा क्लास देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, बहुत मेहनत होती है ऐसी चीज़ों में, पर डे 2 वीडियो शूट करता हूँ, है ना। तो आर्टिकल 201 में क्या कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली इन्होंने, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधानमंडल। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो हम धैर्यपूर्वक इसे देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आने को रहते हैं हमेशा। तो देखिए क्या है पॉइंट आपका है, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है, तो विधान परिषद है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा, तो विधान परिषद है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है, तो नियंत्रण एवं लेखा महालेखा परीक्षा मतलब कैग ही बताया था जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, राज्य में उच्च सदन की स्थापना मतलब विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, 4 माह तक। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 163 बोलता है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन प्रावधान। आर्टिकल नंबर 164 बोलता है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 166 बोलता है राज्य सरकार के कार्य का संचालन।
167 कहता है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 169। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो आर्टिकल 170। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, हमेशा समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखें, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है? तो गोवा में सबसे पहले ना। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, याद रहे। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो भी है इंपॉर्टेंट देख रहे हैं हम लोग। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है। राज्य सरकार की क्या है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या याद करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40। पूछ लिया जाता है, मैचिंग में आ जाते क्वेश्चन। उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234 और अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119। ठीक है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70, पश्चिम बंगाल में 290। केंद्र शासित प्रदेश की देखते हैं, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 83 मतलब +24 पीओके के लिए रिक्त हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आइए हम लोग देखेंगे हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्रगत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के, याद रखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचय निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। आइए दोस्त देखते हैं। दोस्त कंप्लीट वीडियो को देखिए, मेरा यही कहना है आपसे। ठीक है। मन हो कर रो सब्सक्राइब, न मन हो मत करो, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन सुरक्षित के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रवक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, जब क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं, याद रखें।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संसद को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। क्लियर? क्या है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? तो अधिकार न्यायालय। अब आइए उच्च न्यायालय से संबंधित कौन कौन से अच्छे अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे अनुच्छेद हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने के लिए। 214 आर्टिकल कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 215 कहता है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में होना चाहिए। 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए। 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं होनी चाहिए। और वहीं 218 क्या कहता है, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 219 कहता है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 कहता है स्थायी न्यायालय बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 कहता है न्यायाधीशों का वेतन भत्ते। 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 223 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 कहता है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, 224A उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल नंबर 226 कहता है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226A कहता है दोस्त बहुत गर्मी पड़ती है ना, बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत होती है, पसीना टपक रहा है, ऐसे समझिएगा। वीडियोस पूरी बनानी है अच्छे से, तो आप लोगों से यही है कि बहुत अच्छे से वीडियो कंप्लीट देखा करें। ठीक है। और एक कमेंट जरूर कर दिया करें अच्छा था। आर्टिकल 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। आर्टिकल नेक्स्ट है 227 उच्च न्यायालयों की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। आर्टिकल नंबर 228 कहता है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। और आर्टिकल नंबर 228 ये कहता है राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न। आर्टिकल 229, 30 और 31 ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखेंगे उच्च न्यायालयों की पीठ अवस्थिति क्षेत्राधिकार, देखेंगे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोलकाता 1862, मुंबई 1862, मद्रास 1862, कर्नाटक 1884, इलाहाबाद 1866, पटना 1916, जम्मू कश्मीर 1980, मध्य प्रदेश 1956, पंजाब हरियाणा 1966, गुवाहाटी उड़ीसा राजस्थान 1949, केरल 1956, गुजरात 1960, दिल्ली 1966, हिमाचल प्रदेश 1967। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल ले लो चुपचाप, बस काम खत्म। अब देखें केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध में फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन
किस राज्य के द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघ सूची में किए गए संशोधन छठे संविधान 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्गत राज्य क्रय या विक्रय का कर। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल। नेक्स्ट पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है 42वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि 92 का जोड़ी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी देखिए यह पॉइंट, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 263 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार कर लगाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। नेक्स्ट है सरकारी आयोग का गठन कब किया जाता है? तो मार्च 1983। संघीय सरकार संघ सूची प्रविष्टि, तो पॉइंट क्या है? आयकर कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। ठीक है, पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक, औषधि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त निगम कर। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर। ये सब राज्य के कर है ना। नेक्स्ट पॉइंट है संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति कर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। याद रखें। पॉइंट नंबर 9 इसमें देखते हैं क्या है। सब संघीय कर हैं, याद रखें। तो सॉरी मैं अभी राज्य के कर भूल गए थे। स्टॉक 9 नंबर क्या है? स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार। ठीक है, नेक्स्ट है 10 पॉइंट नंबर है स्टाम्प शुल्क। 11 पॉइंट है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। आर्टिकल नंबर 12 है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। आर्टिकल नंबर 13 कहता है माल के पारेषण पर कर। आर्टिकल नंबर 14 कहता है सेवाओं पर कर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य कर। अब देखते हैं, हमने अभी क्या देखा? संघीय कर देखे थे और राज्य कर देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, याद रखें, पूछ लिए जाते कर। कौन सा कर किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य कर में नंबर फर्स्ट है भू राजस्व या लगान। नंबर 2 है कृषि आय पर कर। नंबर 3 है कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। नंबर 4 है कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। और नंबर 5 है भूमि और भवनों पर कर। नंबर 6 है खनिज अधिकारों पर कर। नंबर 7 है शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। पॉइंट नंबर 8 है स्थानीय उपयोग तथा क्रय विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर। और नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्त देखते हैं। 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है? ये सब राज्य के कर हैं जो राज्य सरकार लेती है हम लोगों से। नंबर 10 है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं क्रय विक्रय पर कर। ठीक है,
11 नंबर पॉइंट कहता है रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर। पॉइंट नंबर 12 कहता है सड़क द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। 13 कहता है सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। और पॉइंट नंबर 14 कहता है जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। 15 कहता है पथ कर या मार्ग कर, मतलब टोल टैक्स, ठीक है। ये जो टोल टैक्स है कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। 16 कहता है व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। और आर्टिकल में बोल देता हूँ बार बार। पॉइंट नंबर 17 है प्रति व्यक्ति कर। पॉइंट नंबर 18 है विलासिताओं मतलब मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर। और पॉइंट नंबर 19 है स्टाम्प शुल्क, ठीक है, इन पर भी कर। संघ सूची में बड़े दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, जो संघ सूची में नहीं है दस्तावेज पर बड़े, वो उस पर। पॉइंट नंबर है 20 उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इससे न्यायालयों में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है, ठीक है, याद रहे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या पॉइंट है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता? तो ये आर्टिकल 265 बोलता है। नेक्स्ट कहता है सरकारिया कमीशन का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 18 कब किया गया है? तो 18 मई 1990, ठीक है दोस्त। गर्मी बहुत है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता माइंड, ठीक है, याद रखें। अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन है वो 18 मई 1990 को किया गया है। आइए इसके साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। आयोग एवं समितियों को देखते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर में भी और मिलान में, मैचिंग में, ठीक है। तो याद रखें आयोग एक तरफ है, एक तरफ उनकी अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो राजमन्नार समिति 1969 में, ठीक है, डीपीवी मन्नार के द्वारा। सरकारी आयोग 1983, ये डेट और आयोग और इनके अध्यक्षता तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सरकारी आयोग 1983, रणजीत सिंह सरकारिया। नंबर नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई और सीतलवाड़ 1996, MC सीतलवाड़। पुंछी आयोग की अध्यक्षता मदन मोहन पुंछी 2007 में की। याद रखें राजमन्नार समिति 1969, सरकारी आयोग 1983, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सीतलवाड़ समिति 1996, पुंछी आयोग 2007। राजमन्नार की जो समिति है, राजमन्नार समिति, इसकी अध्यक्षता DPV मन्नार ने की है। सरकारी आयोग की अध्यक्षता रणजीत सिंह सरकारिया ने की है। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की है। सीतलवाड़ समिति की अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की है। पुंछी आयोग की मदन मोहन पुंछी ने की। याद रहे ये क्लास सिर्फ आपके रिवीजन हेतु है, न कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करते रहिए कंप्लीट वीडियो को देख के। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 262 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 263 में क्या आता है कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद राजमन्नार समिति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आओ, ये भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्त यह उल्लेख किया गया है 256 से 263 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखो पॉइंट आ गया 263 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। 265 के अंतर्गत
जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं संघ राज्य संबंध भाग कौन कौन से में है। तो भाग 11 और 12 अनुच्छेद 245 से 293। इसमें हम देखेंगे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, तीनों तरीके के संबंध देखेंगे कि विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, तो वित्तीय संबंध क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे विधायी संबंध। तो देखो रिवीजन के लिए ही दे तो आप फटाफट देखते चलते हैं। 245 कहता है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। 246 आर्टिकल कहता है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के अधिकार। 247 आर्टिकल कहता है कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। ठीक है, फिर 249 कहता है संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अब 250 आर्टिकल क्या कहता है ये देखिए। 250 आर्टिकल कहता है अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 251 कहता है अनुच्छेद 254 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। आर्टिकल नंबर 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को। आर्टिकल नंबर 253 क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की। आर्टिकल 255 क्या कहता है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ये आप लिख लीजिएगा और लिखकर बहुत अच्छे तरीके से 2-3-4 बार पढ़िएगा इसे, तब तैयार होगा। एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होता है ना, ये तो सब फॉर्मेलिटी है आपकी। तो क्या कौन सा था, प्रशासनिक संबंध में चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 256 कहता है संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्यों को निर्देश किया जाना। अनुच्छेद 257 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। आर्टिकल कहता है 258 कुछ मामलों में 258 कहता है कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। 258 का कहता है राज्य द्वारा केंद्र का कार्य सौंपने की शक्ति। 260 कहता है भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। आर्टिकल नंबर 261 कहता है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। और आर्टिकल नंबर 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। और 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ये सब प्रशासनिक संबंध हैं। हम देखेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में आर्टिकल नंबर 265 देखेंगे और इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। तो क्या कहता है, एक सेकंड, अनुच्छेद 265 आपका कहता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 दोस्त कहता है भारत और राज्यों की संचित निधि और लेखा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त आर्टिकल 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। आर्टिकल 270 कहता है संघ द्वारा लगाए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 274 राज्यों के हित से संबंधित कराधान। 275 देखते हैं कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार। 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर समाप्ति का। 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समझ। 283 कहता है
283 संचित निधि आकस्मिकता। 285 कहता है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से। 286 कहता है वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण से विषय से निर्बंधन। और हम थोड़ा अब जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। और ये जो आपात उपबंध है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 वीडियो, मुश्किल से 1 या 2 वीडियो हो आएंगी आपकी, 4 से 5 वीडियो में, कहने का मतलब 4 घंटे में, क्योंकि कोई वीडियो 40 मिनट की है, कोई 50 मिनट की, कोई 1 घंटे की है। ऑन एवरेज 4 घंटे में आपकी पॉलिटी, मतलब इंडियन पॉलिटी फिनिश हो जाएगी महेश वर्णवाल सर की। तो आप पूरी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप पूरी तरीके से रिवीजन कर डालिए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। अगर आपने अभी तक किसी दोस्त को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें, बाकी आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करा सकता ना, ठीक है। चलें फिर, ओके, बाय, टाटा।